आज के समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें आज कवर किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो पूर्व विदेश सचिव श्रृंगला थे, उज्जवल निकम जो सरकारी वकील थे, और सदानंद मास्टर एंड मीनाक्षी जैन, इन सभी को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो जानने वाली बात यह है कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती है, किस हिसाब से वहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, कौन इलेक्ट करता है, हर एक राज्य का कितना सीट एलोकेशन है। तो 250 टोटल सीट है, जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग होते हैं। आर्ट, सर्विस, हेल्थ, कला, साहित्य, इस तरह के जो फील्ड से आने वाले जो रेनाउंस्ड लोग हैं वो लोग को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार 4 लोगों का, श्रृंगला जो पूर्व सचिव थे, और उज्जवल निकम जो सरकारी वकील थे पहले, और सदानंद मास्टर और मीनाक्षी जैन, इन चारों को राज्यसभा सीटें के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अभी इसमें मैं बता दिया कि 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 239 जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेट के द्वारा, स्टेट से चुन के आते हैं। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व वही करेंगे जिनके पास विधानसभा है, जिनके पास असेंबली है, जैसे कि दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है, दोनों के पास असेंबली है। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास पॉपुलेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो उनका एक कोई ही सदस्य नॉमिनेट किया जा सके या इलेक्ट किया जा सके। राइट, अभी संविधान में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें 4th अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्वों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्यों, राज्यसभा में कैसे चुना जाता है सदस्यों को? स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो बोर्ड के द्वारा चुनते हैं। बोर्ड का जो प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय मत, मतलब प्रोपोर्शनल विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और राज्यसभा में जो हर एक राज्य का जो सीट निर्धारित किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जितना भी यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए एक कॉलेजियम बनाया जाता है फॉर दैट पर्पस ओनली, और उसके हिसाब से इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। लेकिन जिसके पास असेंबली है, जिसके पास असेंबली नहीं है, उसके पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि उनका जनसंख्या इतना कम है कि उनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ठीक है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 2 राज्यों का, या 2 कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली और पुदुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और मनोनीत सदस्य जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रहा हो। ठीक है, अभी राज्यसभा की अवधि क्या होती है? राज्यसभा की अवधि टोटल, इसका कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है। तो आपने सुना होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है, नया सरकार का गठन होता है। लेकिन इसमें क्या है कि राज्यसभा का कभी भी विलय या विघटन नहीं होता है। ठीक है, हर एक सदस्य जो चुन कर आते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का। और 1/3 सीटें जो होती है हर तीसरे वर्ष माने 1/3 सीटें चुनी जाती है। क्लियर? और इसका जो 6 वर्ष का है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 में बना था उसमें मेंशन किया गया है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होगा।
ठीक है। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनका जो उनके संदर्भ में जो अनुच्छेद है या जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 80 है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, उनका रोल अलग होता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो मनोनीत होते हैं, जो नॉमिनेट करके जाते हैं। कुछ शक्तियों का, कुछ विशेषाधिकार का अंतर होता है और इसमें अंतर बेसिकली यही है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपना वोट नहीं डालते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है और हालांकि उन्हें उपराष्ट्रपति में चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है और इसको याद रखना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। अभी नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि ग्रेट निकोबार के आदिवासी विकास के खिलाफ नहीं है। अब ग्रेट निकोबार का क्या टॉपिक आ गया? ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह का सबसे आखिरी आइलैंड है, दक्षिणी, ठीक है। उसमें क्या है कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लेकर आया था और उसमें एक पावर प्लांट का निर्माण करना था और एक एयरपोर्ट का निर्माण करना था जिसको ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। और एक हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। लेकिन इसमें कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न था, कुछ इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस थे जिसकी वजह से विवाद हुआ था। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं जिनका नाम सोमपेन कम्युनिटी है, कम्युनिटी का नाम क्या है? सोमपेन। पूछा हुआ सवाल भी है यूपीएससी में। सदर्न निकोबार ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं। एक जरावा कम्युनिटी भी है जो अंडमान में पाए जाते हैं, जरावा, राइट। तो इस तरह के जो लोग हैं उनका विस्थापन हो जाता और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी इन्वायरमेंटल एनजीओ हैं या जो भी राइट्स ग्रुप हैं वो काफ़ी इस मुद्दे को उठाए थे, तो एक मुद्दा हाईलाइट हुआ था। लेकिन अभी इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें बस जानने वाली बात यह है कि ग्रेट निकोबार के बारे में और दूसरा NCST सदस्य। NCST क्या है? नेशनल कमीशन फॉर ST माने शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, इसमें क्या होता है और इसमें विकास का जो इसका प्रोजेक्ट था उसके बारे में क्या है इसको। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसका स्थापना 1989वां संशोधन में हुआ था। 89वां संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद नंबर 338, एक्चुअली पहले दोनों एक ही था, SC और ST का जो नेशनल कमीशन था दोनों एक ही था। इस संविधान संशोधन के बाद बाइफरकेट कर दिया गया जो प्रभावी हुआ 19 फरवरी 2004 से, ठीक है। तो इसलिए जाना जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 89वां संशोधन में निकलकर सामने आया 2003 में, ठीक है। आयोग की संरचना क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। विशेषकर इस कमीशन का काम जो होता है सुरक्षा उपायों की निगरानी करना और जो SC ST के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका सेफ गार्ड का जो मेजर्स है, जो स्टेप्स है, जो भी सरकार का जो स्कीम्स है उसको निगरानी करना होता है, ठीक है। और दूसरा है कि विशिष्ट शिकायतों, जैसे कोई भी कम्युनिटी के लोग अगर कोई शिकायत लेकर आते हैं तो उस संबंध में जांच करना और एक रिपोर्ट सबमिट करना। तीसरा पॉइंट है ये है कि योजना प्रक्रिया में सलाह देना। सामाजिक आर्थिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस कम्युनिटी का पर्टिकुलरली जो उसके बारे में एक सलाह देते हैं और एक राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं एक रिपोर्ट एवरी ईयर इस सोशियो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के से संबंधित, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे किस राज्य में सबसे कम आबादी है या नहीं के बराबर है ST समुदाय का, मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब का कम्युनिटी के लोग का? पंजाब। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन BPSC एज वेल। और दूसरा है सबसे बड़ी जनजाति कौन है देश में? तो भील है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट
दिस टॉपिक। अभी नेक्स्ट है कि भारत को अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार मिला है। INS निस्तार जो पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट है। ठीक है, दिस इज ओनली वन लाइनर क्वेश्चन, दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। INS निस्तार याद रखना आप लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले 5 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें सबसे पहला था घाना, उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो, उसके बाद अर्जेंटीना और उसके बाद ब्राज़ील, और अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील, जो कि जहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ अभी हाल फिलहाल में 17वीं विश्व ब्रिक्स सम्मेलन, और उसके बाद लास्ट में रिटर्न में लास्ट लेग में नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे गए थे। ऑलमोस्ट 5 में से 5 कंट्री के द्वारा कुछ न कुछ उनको अवार्ड मिला है, तो जिसमें 4 कंट्री के द्वारा जैसे त्रिनिदाद टोबैगो, घाना और ब्राज़ील और नामीबिया के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट आल्सो। और नामीबिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जान लेते हैं इसको कि एक्चुअली क्या है। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के किनारे है, और इसका इम्पोर्टेंट एक डिजर्ट है नामीब डिजर्ट जो कि बहुत फेमस है, और नामीबिया का जो कैपिटल सिटी है वो विंडहोक है, और जाना जाता है बेसिकली मिनरल्स के लिए, अपना रिसोर्सेज के लिए। यहाँ का जो पर्वत है मैंने माउंटेन जो है ब्रांडबर्ग जिसका नाम है, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो लेकिन नामीबिया से इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है। नामीबिया जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो नामीबिया को इनवाइट किया था और ज्वाइन करने के लिए, क्या ज्वाइन करने के लिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये क्या है बेसिकली? ये एक्चुअली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या कि 2023 में जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था न्यू दिल्ली में, तो वहां पर लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इस संगठन का उद्देश्य बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना है, जिसमें टिकाऊ जैव ईंधन बायोफ्यूल्स के उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही वैश्विक जैव व्यापार को सुगम बनाना और राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली यही है कि 2023 में G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उसी में लॉन्च किया गया था इसमें। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जिसको GBA बोलते हैं, इस एक्चुअली भारत, अमेरिका और ब्राज़ील ने किया था, इसके प्रयासों से हुआ था, और प्रारंभ में 9 सदस्य थे इसमें, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और UAE, जबकि कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक देश थे। तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार तो जुलाई 2025 तक 29 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संगठन के गठबंधन के सदस्य हैं। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये उसी समय का पिक्चर है जब इस अलायंस को लॉन्च किया गया था, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एट न्यू दिल्ली। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पस है जैव ईंधन बायोफ्यूल्स अलायंस जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में अच्छा। दूसरा टॉपिक था इसमें CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ठीक है, एक संगठन था जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2019 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यकारी शिखर, इसको स्कॉप बोलते हैं ना, UNFCCC के अंतर्गत जो कॉप होता है, जो क्लाइमेट नेगोशिएशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होता है, उसमें 2019 में जो हुआ था उसी में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको। इसका विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, जो भी आपदा रोधी हो, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके इस पे सहयोग एक दूसरे के प्रति करना होता है।
तो इसमें क्या है बेसिकली कि इसका मेन फोकस है जो आइलैंड कंट्री हैं, आइलैंड कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि माने उससे प्रभावित नहीं हो क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, जैसे कि मान लिया वो सी लेवल बहुत ज़्यादा जो नीचे है और पानी का वाटर लेवल जो बढ़ता है, अगर ओशन लेवल सी लेवल बढ़ता है तो वो डूब ना जाए कोई, और या उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आइलैंड कंट्री पे। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं या इस तरह से मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस अलायंस को बनाया गया था। ठीक है, इस अलायंस का मुख्यालय न्यू दिल्ली है और जो कि भारत में, और इसका उद्देश्य 2050 तक दुनिया भर में 3 बिलियन जो मनी है, पैसा है, उसको इकट्ठा करना है और मोबिलाइज कर करके प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला और समग्र कल्याण के लिए मैंने उसको 10 अमेरिकी बिलियन डॉलर के नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के निजी निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्पेशली आई ऑलरेडी सेड टू यू दैट कि छोटे द्वीप विकासशील जो है स्मॉल आइलैंड कंट्री जो है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री SIDSC के प्रति इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इम्पोर्टेंट टर्म एक आया है जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें पूछ सकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक शब्द जो हाल फिलहाल में आपने सुना होगा वो क्या है बेसिकली। तो इसीलिए मैंने इसको डाला है कि बस इतना ही याद रखना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज ए टर्म रिलेटेड विथ द इलेक्टोरल रिव्यू, है ना, इलेक्टोरेट रिव्यू, जो वोटर हैं उनका रिव्यू करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर तो कॉन्स्टिट्यूशनल 324 है ना, आर्टिकल नंबर। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ICG और जापान तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको जामाटा बोलते हैं, JAMATA, जामाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में है? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच में। ठीक है, इस तरह का सवाल अक्सर आता है और वन लाइनर होता है, कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में कब किस कहाँ पे हुआ, तो इससे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का सवाल को याद रखना चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कुछ है, जैसे इकोवेरिन है, इसमें इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ था। डिजर्ट हंट इंडियन आर्मी जो अपना तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में जोधपुर में हुआ था फरवरी में। और बोनो सागर नेवल एक्सरसाइज, नेवी का जो एक्सरसाइज है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था बंगाल की खाड़ी में 10 मार्च को। वरुण नेवल एक्सरसाइज हुआ था इंडियन और फ्रांस के बीच में अरेबियन सी में मार्च में। सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया और ऑफ कोर्स साउथ कोरिया है और US के बीच में हुआ था। इसमें 4 कंट्री क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड में कौन कौन मेंबर हैं? क्वाड में मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US। ये हुआ था एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम एक मिलिट्री बेस है अमेरिका का, US का, पैसिफिक ओशियन में, चाइना और जापान के नियरेस्ट में। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इंदिरा जो हुआ था वो नेवल एक्सरसाइज इंडिया रशिया के बीच में हुआ है और दोनों 2 फेजेज इन बे ऑफ बंगाल खाड़ी में 2 फेज में हुआ था, हार्बर फेज और एक सी फेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ, बायलैटरल ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ नाम से जानते हैं इसको, HADR इसके बीच के है, USA एंड इंडिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया, अप्रैल में हुआ था। राइट, दस्तलिक 6, इसका 6 नंबर वर्जन है, इसके बीच में इंडिया उज्बेकिस्तान औंध नामक जगह पे हुआ था, पुणे में। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में अक्सर इस तरह का सवाल। पैसेक्स, जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज,
ठीक है। इंडिया यूके नेवल ड्रिल्स नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ था जून में, रिसेंट में, लास्ट मंथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज शक्ति, जिसका एट्थ वर्जन है, इंडिया एंड फ्रांस मिलिट्री के बीच में हुआ था जॉइंटली। कैंप लार्जेक लॉ कैवलरी फ्रांस नामक जगह पर हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025। एंड लास्ट वन अभी जो मैंने डिस्कस किया, जामता एक्सरसाइज जापान और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में चेन्नई में, ठीक है। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है इसमें? पोषण एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के द्वारा। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए? एडोलेसेंट गर्ल जो है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, इन लोगों को पोषण देने के लिए, इन लोगों का हेल्थ सुधार करने के लिए, इनको न्यूट्रिशन से बचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाद में 2021 में पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया और अमलगेट कर करके, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसके बाद था कि जो पोषण 2.0 है उसमें संघ और राज्य के बीच का जो खर्चा का जो हिसाब किताब है वो 90-10-0 का है। संघ इसमें जो पूर्वोत्तर हिमालय राज्य के लिए और नॉर्मल के लिए 60-40 का है, जो फंडिंग पैटर्न है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मंत्रालय याद रखना चाहिए, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात मैंने बता ही दिया कि केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड के द्वारा संचालित है। और इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना इसका मकसद है। किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स के जो स्वास्थ्य है या उसका पोषण स्थिति है उसमें सुधार करना इसका मकसद है। मिशन पोषण 2.0 2021 में शुरू किया गया था। इसे सम्मान विशेष एक छतरी के नीचे समाहित कर गया, इसको फ्लैगशिप स्कीम बना दिया गया था, ठीक है। इसका फंडिंग पैटर्न जो है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक, ब्राजील का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है या नागरिक सम्मान है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो सम्मान का नाम पूछता है अक्सर, और आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। इससे सम्मानित किया गया है मोदी जी को। और इसके साथ ही अर्जेंटीना में भी मिला था अभी रिसेंटली। इसमें तो कुछ और याद रखने वाली बात नहीं है, बहुत सारे देशों से मिल चुका है। इवन यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन पर्यावरण पुरस्कार था उसका, उससे भी सम्मानित किया गया था यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। और रिसेंट में अभी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, ये सबसे, साइप्रस ऑल्सो, इन सब कंट्री से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, राइट। इसमें क्या है? ईडी ने गधा मार्ग, जिसको डंकी रूट बोलते हैं, डंकी रूट कभी कभी पूछ सकता है व्हाट डज इट मीन ऑफ डंकी रूट। तो डंकी रूट से संबंध है इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जो इलीगल रूप से दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक कंट्री से होकर दूसरा कंट्री, दूसरे कंट्री से होकर तीसरे कंट्री, तो उस रास्ते को डंकी मार्ग बोला जाता है, इलीगल रूट टाइप से, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है। ज़्यादातर लोग पंजाब के अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल इत्यादि में लिप्त पाए जाते हैं। इसमें अभी जो अमेरिकन सरकार ने, ट्रंप सरकार ने एंटी इमिग्रेशन एक्शन लिया था, बहुत लोगों को डिपोर्ट किया था, उसमें बहुत सारे लोग इस एरिया के ही थे, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान मोदी जी को मिला था।
1999 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार कैरेबियाई कंट्री गया था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक कैरेबियाई कंट्री है और वहाँ पे इंडियन मूल के निवासी काफ़ी लोग हैं, खास करके बिहार के लोग। इंडेंचर्ड लेबर के रूप में वहाँ पे ले जाया गया था 180 साल पहले, करीब 180 साल पहले अनुबंध करार कर गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ब्रिटिश शासन जब हुआ करती थी, ठीक है, उसी इंडियन मूल के जो वंशज हैं आज त्रिनिदाद और टोबैगो में ज़्यादातर मात्रा में हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है। घाना से भी मिला था। घाना से जो अवार्ड मिला था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसका नाम है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है, रिसेंट में मोदी जी को ये सब सम्मान मिला है, राइट। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री पर्टिकुलरली। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का जो लोकेशन है वो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से फ्लोरा एंड फौना का काफ़ी डाइवर्सिटी मिलता है, ठीक है। तो एक पॉइंट है ध्यान देने वाली बात, इक्वेटर के काफ़ी करीब है। घाना की राजधानी एक्रा है, एक्रा, राइट। ब्यूनस आयर्स कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना का। ब्यूनस आयर्स कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना का, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना, जो फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, उसका कैपिटल सिटी ब्यूनस आयर्स है। मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया, अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना का विजिट किए थे। ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी, की टू द सिटी, सम्मान से नवाजा गया। वहाँ के मेयर ने, वहाँ के गवर्नर ने इसे उन्हें सम्मान दिया, ठीक है। अभी 5 देशों की यात्रा करने से पहले मोदी जी साइप्रस पहुँचे थे। साइप्रस एक मेडिटरेनियन सी में स्थित एक कंट्री है और जिसका कैपिटल निकोशिया है। निकोशिया वहाँ के राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी मोदी जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो नाम है, इसको ध्यान देने वाली बात यह है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, राइट। आस्था पुनिया हमारे नौसेना की पहली महिला फाइटर बन चुकी हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। आस्था पुनिया, ठीक है, यूपी से आती हैं, ठीक है। डेंजी ऑल डेंगू का एक मलेरिया का वायरस है, वैक्सीन है, राइट। डेवलप किया गया है पैंकिया बायोटेक लिमिटेड इन एग्रीमेंट विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH। तो इसको इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन का नाम है, मलेरिया का वैक्सीन है डेंजी ऑल। इसका 3rd स्टेज जो है अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है इंडिया में, ठीक है। और तीसरा जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें भी कुछ विशेष नहीं पाया गया इस अगेंस्ट में, इसलिए होपफुली इसे परमिशन मिल जाएगा, डेंजी ऑल, राइट। अभी नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है किस देश के समूह ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए? इसका आंसर है क्वाड, ठीक है। क्वाड जानते हैं हम, क्वाड में 4 कंट्री है बेसिकली। कौन कौन है? USA, इंडिया और जापान
और ऑस्ट्रेलिया। राइट। दूसरा क्वेश्चन है कोम्बुचा क्या है? हाल ही में न्यूज में देखने को मिला था। एक किण्वित चाय है, फर्मेंटेड चाय, फर्मेंटेड टी, फर्मेंटेड टी। इसको खाने से, पीने से गट का जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। मतलब ये पाचन शक्ति को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है 3/35। 3/35। 3/35 इसका मतलब है कि 3 कुछ टारगेट है जो कि 2035 तक हासिल करना है। स्पेशली तंबाकू, शराब या शर्करा युक्त पेय पदार्थ जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक है, उस पर 50% से ज़्यादा का टैक्स वृद्धि का आग्रह करती है सदस्य देशों के द्वारा, ताकि उससे जो पैसा मिलेगा इससे होने वाले रोगों को से निपटने में काम आ सके तथा इसका सेवन को डिस्करेज किया जा सके। ठीक है। 3/35 इंपॉर्टेंट है, टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ ब्राजील में, 70वां ब्रिक्स समिट। कौन सा था? 17th। ठीक है। उससे रिलेटेड एक न्यूज है, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन अभी ने पाकिस्तान के AI टेक्नोलॉजी सेंटर का जो इंक्लूजन हुआ है आईनेड में। AI अलायंस नेटवर्क एक अलायंस है ब्रिक्स कंट्री का सदस्य देशों के द्वारा जो AI पर नैतिक, पारदर्शी और शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध सहयोग करते हैं। ठीक है। इसमें पाकिस्तान का जो AI टेक्नोलॉजी सेंटर को इंक्लूजन में इंक्लूड किया गया था, तो इंडिया डिजिटल फाउंडेशन ने इसका विरोध किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है कि AI अलायंस नेटवर्क है क्या? AI अलायंस नेटवर्क है क्या? ठीक है। एक ब्रिक्स समिट 2024 में लॉन्च किया गया था इसे ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।